Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Han, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Saeed Sheikh. Ladies and gentlemen, पाकिस्तान में NGO कैसे वर्क करती हैं, कैसे रजिस्टर होती हैं और उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इससे पहले हमने अक्सर नाम सुने होंगे ट्रस्ट, फाउंडेशन, वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर एसोसिएशन एंड सो ऑन। और आज से कोई अगर 5 साल पहले की बात है, if somebody was thinking to form a trust, to form a welfare society, उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता था। ऑब्वियसली एक एसोसिएशन पर्सन तो बनती थी, फिर उनकी एक बॉडी बनती थी, फिर वो जाके रजिस्टर करवा दें। जस्ट लाइक ट्रस्ट के लिए एक आम बात थी कि आप ट्रस्ट लॉ मौजूद है पाकिस्तान में, और ट्रस्ट आप डीड रजिस्टर करवाएं और बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एनटीएन ले काम शुरू। कुछ अर्से से देखा गया है कि एनजीओ, एनपीओ और ट्रस्ट, इनकी फॉर्मेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी स्टार्ट हो, कुछ लॉ नए बनने शुरू हो गए, रेगुलेटर ने नई इनेक्टमेंट, नई उसमें रेगुलेशन आनी शुरू हो गई है, और थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई कि जी जनाब ट्रस्ट बनते हैं तो बनते भी हैं कि नहीं, कि जनाब या अगर बनते हैं फिर उसके व्हाट इज द प्रोसीजर। पहले तो बड़े स्ट्रेट प्रोसीजर थे, अब हमने ये किया है कि इस तरीके से एनपीओ है वो कैसे बनती है, वेलफेयर सोसाइटी किसी ने एक मोहल्ले के लिए काम करना है तो उसके लिए कहाँ से अप्रूवल लेंगे, ये थोड़ी सी क्योंकि लॉ में चेंजेस आई हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना शेख खान चैनल पे इसकी हम एक डिस्कशन करें कि आज एज ऑन टुडे ट्रस्ट कैसे बनेंगे या बनते हैं, क्या लॉज अवेलेबल है, उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, एक एनपीओ एनजीओ किसी ने नेक काम करना है, फलाही काम करना है, उसके लिए कौन कौन से उसके पास ऑप्शंस हैं और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, फिर रेगुलेटर आपसे डिमांड भी क्या करता है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद है, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब अजीज खटक साहब फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम अजीज खटक साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनविटेशन सर। अजीज खटक साहब, क्योंकि आप एक ट्रस्ट में, एक नामी ग्रामी ट्रस्ट में काम करते हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, अलमुस्तफा ट्रस्ट है, आप उसके हेड ऑफ फाइनेंस हैं और आपने इस पे काफ़ी काम भी किया और फिर पिछले दिनों काफ़ी रिसर्च भी, जैसे आपने बताया कि नए लॉ के ऊपर की है, तो आपने कोई इसकी प्रेजेंटेशन अगर बनाई है तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। आप इसको फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डिस्कस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो डिस्कशन है, जैसे कि शेख साहब ने बताया कि एनजीओ फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान में आजकल है, ऐसे तो काफ़ी सारे छोटे फ्रेमवर्क्स हैं जिनके तहत मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज़ और एनपीओज रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त मेनली अप्लाई होते हैं वो 4 एक्ट्स हैं जिनके तहत रजिस्ट्रेशन हो रही है। जो सबसे पहला एक्ट है वो है द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का, और दूसरा द सोशल वेलफेयर एजेंसीज 1961 का ऑर्डिनेंस है, और थर्ड वन है ट्रस्ट एक्ट जो कि अभी पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में रिपील हो चुका है और उसकी जगह 2020 के न्यू ट्रस्ट एक्ट्स ने जगह ले ली है। इसी तरह कंपनीज एक्ट है 2017 का जो कि फेडरल लेवल पे ऑपरेट होता है। तो अब हम इनकी अगर मजीद डिटेल डिस्कस करें तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट करता है, जो ऑफिस ऑफ द प्रोविंशियल रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड सोसाइटीज के ऑफिस में रजिस्टर होता है। ठीक है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि आपके मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए या ऑफिस होल्डर, जिनको आप मुख्तलिफ डिजिग्नेशन असाइन करते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या इस तरह की जो अल्टरनेटिव डिजिग्नेशंस होती हैं। रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनी में जाएगा बंदा और उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये वाले डॉक्यूमेंट, मिनिमम 7 मेंबर्स की बॉडी होनी चाहिए उनकी, और एनजीओ नेम एंड अप्रूवल लेना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एनपीओ एनजीओ होगा, आर्टिकल ऑफ एनपीओ एनजीओ होगा। कोई ये स्पेशल मेमोरेंडम होता है, वैसे तो इसके फॉर्मेट वहां से मिल जाते हैं, वहीं से आपको उसके फॉर्मेट बड़े आराम से मिल जाते हैं कि मेरा प्रेसिडेंट कौन सा होगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब कौन से होंगे, ये पूरा बता कि आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना होता है, फिर उनकी पावर क्या हो, ऐसे ही है नहीं सब बता। बिल्कुल ऐसा ही है, और किस एक्ट के तहत आपने रजिस्टर करना है वो आपके ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कम से कम 7 मेंबर्स ऑफिस होल्डर चाहिए होते हैं। ठीक है, उनके जी
तो जब आप ऑफिस ऑफ द प्रोविंशियल रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड सोसाइटीज जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आप नेम, जो आपने नेम सोचा हुआ है उसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं। तो अगर वहां पे रजिस्ट्रार आपको अप्रूव कर देता है कि ये नाम अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद आप उसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स और जो आपके मेंबर्स होते हैं उनकी कंप्लीट एक किस्म की सीवी आप सबमिट कराते हैं उन ऑफिस बियरर्स में। फिर हर एक ऑफिस बियरर एक एफिडेविट भी देता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में और इस तरह की एक्टिविटीज में ठीक। इन्वॉल्व नहीं है। इसके साथ आप एक फी चालान सबमिट कराते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जब कराते हैं तो ये प्रोसेस नॉर्मली पहले तो कुछ दिन में हो जाता था, लेकिन अब जब से एफएटीएफ के रूल्स आए हैं तो ये 1 साल तक का प्रोसेस इसमें हो सकता है। मतलब तो ये जो एफएटीएफ की वजह से ये 1 साल का, इससे ये अब ये पता ये चला है कि ये पूरा इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाता है, आपकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस स्टेशन में जाता है, ये पूरा एक 1 साल का पीरियड इसमें लगने के चांसेस होते हैं। 6 महीने से 1 साल के दौरान लगता है। 6 महीने से कम तो बहुत ही कम केसेस में होता है कि 6 महीने से पहले मतलब आपकी एनजीओ। उस वक्त तक आपकी जो एनजीओ है, एनपीओ है, वो काम नहीं करेगी जब तक ये आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। फिर वो आपको एक अपना एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपकी जो है ना इसका आपकी जो एनजीओ है या एनपीओ है ये फॉर्म हो गई है, फिर आप अकाउंट खोल सकते हैं एनटीएल में से। ऐसा ही है जी। जी, ऑफिशियली काम नहीं कर सकती क्योंकि उस वक्त तक आपका बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकता। बैंक अकाउंट के लिए भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो। आप उसके यही सारी डिटेल आप बैंक को जमा कराते हैं जो कि रजिस्ट्रार से अटेस्टेड होती है। ठीक है। तो फिर बैंक भी अपने कंप्लायंस डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट्स भेजता है और वो भी एक लंबा प्रोसीजर है। 3 से 4 महीने वो भी इजीली लग जाते हैं बैंक अकाउंट खोलने में भी आजकल। ठीक है सर। ये लगती है कि ऑफिस बेरर 3 मिनिमम है, एक प्रेसिडेंट या चेयरमैन होगा, एक फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, ये तो 3 मिनिमम है। जी। क्योंकि फाइनेंस का होता इसके लाजमी चाहिए। ऐसे ही है ना जी। जी, इसके अलावा आप मेंबर फाइनेंस या आप उसको डायरेक्टर फाइनेंस कह सकते हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर लीगल और इस तरह की मुख्तलिफ डेजिग्नेशन टाइम टू टाइम जितना आपको जरूरत होती है आप वो असाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह एक दूसरा जो ऑर्डिनेंस है 1961 का, दी वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस। इसकी रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है और वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत होती है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, सबसे पहले आप उनसे नेम ऑफ एनजीओ की अप्रूवल लेते हैं कि क्या वो एनजीओ जिस नाम से आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो नेम अवेलेबल है। साथ ही आपको वो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो उनके पास ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है वो फॉर्मेट देते हैं। उसको आप अपने जो ऑफिस बियरर्स के नाम वगैरह हैं, आपके एनजीओ बनाने के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारा उसमें फिल करते हैं। ठीक है। तो जहाँ भी अब तकरीबन जब भी आप कोई एनजीओ रजिस्टर करते हैं प्रोसीजर्स तकरीबन सेम है। आपने सारे के सारे ऑफिस होल्डर्स की उसमें डिटेल देनी है। फिर वो ऑफिस होल्डर्स की बैकग्राउंड स्क्रीनिंग करते हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसी से, नैब से, एफआईए से, आईबी से। तो उन सारी से जब वो क्लियरेंस आ जाती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद वो फिर आपको एनजीओ रजिस्टर आपकी हो जाती है, वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अच्छा, देते हैं। इस ये अच्छा, ये वाली जो है और जो पहले वाली आपने बताई है, क्या जस्ट फॉर लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों एनजीओ को लाएंगी, दोनों एनपीओ को लाएंगी? ये दोनों एनजीओ कहलाएंगी। इनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई आ, किसी भी लॉ के तहत आप रजिस्टर हो जाएं तो एज नॉर्मल एनजीओ आप काम कर सकते हैं। ये 4 एक्ट्स जो हैं, 4 ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत आप किसी एक के तहत रजिस्टर हो जाएं तो ठीक। ये अल्टरनेटिवली सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। ठीक। ठीक। क्योंकि किसी में ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंप्लायंस की, किसी में कम रिक्वायरमेंट है। राइट जी। तो अटक साहब इससे आगे जी, फिजिबिलिटी इसमें इसकी रिक्वायरमेंट जी, फिजिबिलिटी भी आपने देनी। जी Feasibility of इसमें the area officer and deputy director concerned covering all the aspects required under the said rules and instructions. ये आपने वो भी लाजमी देनी है कि ये काम जो आप करने जा रहे हैं उस एरिया में फिजिबल भी है कि नहीं। अगर आप कहते हैं मैं डिस्पेंसरी खोलने जा रहा हूँ, पता लगा वो पूरा डेजर्ट है, वहां पे डिस्पेंसरी क्या खोलेंगे भाई? वहां पे यदि 10 पेशेंट आएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वाह यू हैव टू बी very confident whatever you are going to do that the is going to serve the purpose
राइट सर। तो मजीद डिटेल इस स्लाइड में लिखी हुई है, जो कि अगर एक एक को डिस्कस करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये इसका सारा लुबे लुबाब है इसका। राइट। जी। एक थर्ड ऑर्डिनेंस या एक्ट है, वो है ट्रस्ट एक्ट, जो पहले इसमें ट्रस्ट रजिस्टर हैं पाकिस्तान में तकरीबन सारे ही ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर्ड है। लेकिन अभी पंजाब, इस्लामाबाद और सिंध के अपने अपने ट्रस्ट एक्ट आ गए हैं 2020 में, क्योंकि ये FATF की भी रिक्वायरमेंट थी कि जो आप 1882 का ट्रस्ट एक्ट है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करता, तो आप अपने ट्रस्ट एक्ट को अपडेट करें। तो ये एक अब स्पेशल सब्जेक्ट बन चुका है। इसमें आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट का असिस्टेंट कमिश्नर या तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर होता है, उसको एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उस ट्रस्ट का एक ऑथर, एक ट्रस्टी और एक बेनिफिशियरी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, होनी चाहिए। ट्रस्ट आगे दो किस्म का हो सकता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि कोई माइनर है और उसके लिए किसी ने ट्रस्ट बनाया है, उसके नाम पे कोई ज़मीन वगैरह है, तो वो अगर 18 इयर्स का जब तक नहीं होता तो उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो वो किसी ट्रस्ट के हवाले की जा सकती है। तो वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रस्ट को ट्रांसफर हो जाती है, बाद में अगर वो ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो 18 इयर्स के बाद बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर हो सकती है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रस्ट ऐसे होते हैं। दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टीज के ट्रस्ट हो गए, जैसे अल मुस्तफा ट्रस्ट है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टीज भी हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो जेनेरिक NGO है, तो उसमें भी ट्रस्टीज में जो डोनर्स वगैरह हैं अपने कॉन्फिडेंस रिपोज करते हैं, और बेनिफिशियरीज जनरल पब्लिक है। तो ये सारी डिटेल आप देते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को। असिस्टेंट कमिश्नर जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू पंजाब का है, उसको आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो जो डायरेक्टर साहब हैं फिर वो आगे बैकग्राउंड क्लियरेंस कराते हैं सारे नैब, FIA, ANF, FBR, ये इस तरह मुख्तलिफ इदारों से कि ये जो ऑफिस होल्डर्स या ट्रस्टीज इसमें नॉमिनेट किए गए हैं वो उनकी बैकग्राउंड क्लियर है। तो ये वेरिफिकेशन के बाद आपको डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, और इससे पहले आप उसको ट्रस्ट डीड भी देते हैं, और ये सारी कंप्लीट प्रोफाइल देते हैं ऑथर की, ट्रस्टीज की और बेनिफिशियरीज की। तो ठीक हो गया। अच्छा सर, ये इसमें ये बता दीजिएगा, जो ट्रस्ट डीड है ये ट्रस्ट डीड सबसे रिक्वायरमेंट नंबर 1 मेरा ख्याल आती है, अगर आप वो ट्रस्ट डीड में there should be a trust deed if you want to open a trust. That trust deed should bear all these thing information, minimum 1 author, 1 trustee, 1 beneficiary, and this sort of thing. Then उसके बाद प्रोसेस नंबर 4 पे पर जाएगा, वो अप्लाई टू द असिस्टेंट कमिश्नर करेगा, विद ट्रस्ट डीड के साथ करेगा ना जी? ट्रस्ट डीड, बिल्कुल ट्रस्ट डीड तो इनिशियल डॉक्यूमेंट है, इनिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक। तो वो ट्रस्ट डीड जाएगी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास, वहां अप्लाई हो जाएगा, फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब उसको आप फॉरवर्ड कर देंगे डायरेक्टर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। से पहले ट्रस्ट डीड जो थी सब रजिस्ट्रार डायरेक्ट उसको रजिस्टर करते थे। अब उन्होंने कहा जी सब रजिस्ट्रार के पास आ रही है, लेकिन वो पहले वो सीधी जाएगी असिस्टेंट कमिश्नर के पास, ठीक है ना? वहां से फिर वो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास, मीन वहां से फिर वो सब रजिस्ट्रार के पास आ गए। अल्टीमेटली तो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार तो उन्होंने करना ना, फिर वहां पे डायरेक्टर साहब ने वेरीफाई करना है, द पर्टिकुलर थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, वहां से ये तमाम पर्टिकुलर सबके वहां जाएंगे। फिर आफ्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट बाय द एजेंसी, डायरेक्टर इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले तो खाली ट्रस्ट डीड के ऊपर पीछे अगर रजिस्टर्ड की स्टैंप लग गई है, दैट सीम टू बी ट्रस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड। अब जो है ये तमाम वेरिफिकेशन के बाद स्टेप नंबर C की, फिर डायरेक्टर साहब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट इशू करें, और इसके साथ जो 6 नंबर पे लिखा हुआ है कंप्लीट प्रोफाइल एंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑफ द ऑथर, ट्रस्टीज एंड बेनिफिशियरी, वो भी सब कुछ साथ जाएगी, सबमिट होएगी अब अलोंग विद द एप्लीकेशन टू द असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा, अब जो 4th लॉ था कंपनीज एक्ट का, वो SCP का है, सेक्शन 42 के तहत एक आपने NPO बनानी है, तो जो वहाँ पर पहले सबसे पहले आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे, उसके बाद जी ये बता दें, ये थोड़ा बता दें सर। तो SCP से होता है फेडरल लेवल पे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं सेक्शन 42 के लिए, उसके लिए एक लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है। तो जब आपको वो लाइसेंस मिल जाए तो वो उसके बाद आप इसको एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने NGO को।
ठीक है, तो पब्लिक इसमें लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी, और इसमें 3 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं जो कि इनिशियल आप डोनेशन कह लें या कैपिटल कह लें वो डोनेट करेंगे इसमें। ठीक है। रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट है, वो है डिस्क्रिप्शन है कि वो कम भी कर सकता है। तो इस यहाँ इनिशियल पे भी इनिशियल जो अमाउंट है इस वक्त शायद 2 लाख है वेदर पर स्पॉन्सर। जी जी 2 लाख पर स्पॉन्सर है। ठीक है। तो मेमोरेंडम आर्टिकल के भी फॉर्मेट दिए हुए हैं टेबल एफ में कंपनीज एक्ट के, वो यूज कर सकते हैं आप। तो एंड में ये है कि आप जब आपकी ये अगर एनजीओ आपका प्लान बन जाता है कि मैंने ये सेक्शन 42 की कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उस केस में आप इसके जो भी एसेट्स होंगे उसमें जो भी इसके नेट इक्विटी होगी वो आप एक अदर जो सेक्शन 42 की कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करती है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको सेल करके पर्सनल बेनिफिट में यूज नहीं कर सकते। जो पोजीशंस रिक्वायर्ड हैं वो कम से कम 3 मेंबर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मेंबर में शामिल हो सकते हैं। 3 से 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 मैक्सिमम 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक सीईओ का होना लाजमी है और एक कंपनी सेक्रेटरी का। तो कंपनी ये रजिस्टर होने के बाद आपकी जो भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, आपके लेटर हेड होंगे, आपके कार्ड्स होंगे, उन सब पे ये मेंशन होना जरूरी है कि ये एक कंपनी सेटअप है जो कि सेक्शन 42 के अंदर एस्टेब्लिश हुई है। ये जो फ्रेज लिखी हुई है एक कंपनी सेटअप अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये लिखना जरूरी है। सेक्शन 42 का तो लिखा हुआ है सेक्शन 43 में कि वो उसी लेवल की कंपनी में वो एस्टेब्लिश के ट्रांसफर हो। जी इसी तरीके से ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज है यूजुअली ट्रस्ट डीड का ये पार्ट है कि वो सिमिलर एक्टिविटीज के में अगर वो है वो प्रॉपर्टी वो भी सिमिलर एक्टिविटी में ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर उसके ट्रस्टीज उसको वाइंड अप करना चाहते हैं तो सिमिलर एक्टिविटी करने वाले ट्रस्ट में वो मींस जो नए काम है, एक बार आपने कार्य खैर शुरू कर दिया है, एक बार उसकी प्रॉपर्टी है वो पब्लिक में सेल नहीं हो सकती। जी वो पब्लिक में वो मतलब वो सेल नहीं हो सकती, ना ही कोई उसका जो उसके ऑथर थे या उसके जो ट्रस्टी हैं उसको जो एक चीज ट्रस्ट के नाम चली गई है that cannot be sold other than for the benefit of the trust. Am I right, sir? This जी जो बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरीज के पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, उनके बेनिफिट के लिए। कोई भी ट्रस्टी उससे पर्सनल बेनिफिट नहीं ले सकता। और कोई पॉइंट आप तो इसमें ऐड करना चाहें? बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं, बड़े समराइज वे में बात की है, 4-5 स्लाइडों में आपने बताया जी पाकिस्तान में ये लॉ है, ये रेगुलेटर्स हैं। इस वक्त एज ऑन टुडे अगर आपने कोई ट्रस्ट फॉर्म करना है, अगर आपने कोई काम करना है, काम करने के हेतु ऑफ कोर्स वंस यू आर डन इट आपको उसका एंटीएन भी लेना पड़ेगा, उसकी अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी सबसे। तो ये तो बातें ठीक है, ऐसा ही है जी। जी इसके अलावा अब आप एनजीओ रजिस्टर करा लिए तो इसके अलावा भी फिर इसके अलावा कुछ अच्छा जी। तो इससे नेक्स्ट फिर इससे ऊपर लेवल की रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि आपने एनजीओ रजिस्टर करा ली, अब आपने एफबीआर से उसको एज ए एनजीओ रजिस्टर कराना है सेक्शन 236 के अंदर। तो जब आप एफबीआर से 236 के तहत रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो एक उसका प्रीक्विजिट है कि आपने पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी से एक एवेल्यूएशन सर्टिफिकेट जमा कराना है एफबीआर को। ठीक है। तो जब पीसीपी से आप एवेल्यूएशन सर्टिफिकेट लेके पिछले 3 सालों का, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 3 सालों से काम कर रही है तो पिछले 3 सालों का वो आपको वो एवेल्युएट करते हैं कि उनके अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे। तो उस एवेल्युएशन के बाद आप वो सबमिट करा के 236 की अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए वो आपको जब मिल जाता है तो उसके बाद अगर आप फॉरेन डोनेशन रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से रजिस्ट्रेशन करानी होती है, एक एमओयू साइन करना होता है और वो आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट साइन करते हैं। अच्छा, आप एक मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ही आप डिक्लेयर करते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप साइन करते हैं, फिर आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रिमिटेंस अपनी फॉरेन से मंगवा सकते हैं चैरिटी डोनेशन। वैसे नहीं जनरल एमओयू नहीं मिलता, जनरल आपने एक बार ठीक है। ठीक है। तो इसके अलावा आपने एक एनुअल ऑडिट कराना होता है जो किसी भी चार्ट अकाउंटेंट करा सकते हैं। उसको आपने फिर ये होता है कि अगर ट्रस्ट है तो अब रिक्वायरमेंट है नए ट्रस्ट एक्ट की कि आपने वो फिर एनुअल बेसिस पे वो आपने अपने ऑडिटेड अकाउंट सबमिट कराने हैं। आपने इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से रजिस्टर एमओयू साइन किया है तो उसको भी आपने
अपने एनुअल अकाउंट सबमिट कराने होते हैं। इसी तरह फिर बाकी भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, आपने डोनेशन लिया है तो आपने अपनी एक डोनर्स की लिस्ट भी एफबीआर को एनुअल बेस पे सबमिट करानी है। और आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेन डोनेशन मंगवाई है तो फिर आपने अपने ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेना है, और वो एमओयू जो आपने साइन किया है उसके तहत आपने इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन को सबमिट कराना होता है कि जो ड्यूरिंग द रेमिटेंस आई है वो वाकई इस प्रोजेक्ट के लिए आई है और इसी प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज हुई है। ठीक ठीक। अच्छा सर, माशाल्लाह ये टाइम की लिमिट होती है अजीज खटक साहब, माशाल्लाह आप तो क्योंकि इस फील्ड में हैं, एक्सपर्टीज है आपकी, और जाहिर है कि आपको तो चाहेंगे 2 घंटे भी आपसे सवाल जवाब चलते रहेंगे। हम बाकी सवाल जब अपने व्यूअर्स पे छोड़ देते हैं, इस वीडियो को जब देखते हैं वो अगर उनके पास सवाल जवाब आते हैं या फिर रिक्वेस्ट आते हैं, फिर हम आपसे कहेंगे कि आप उसको टेकअप कीजिएगा। फिर अपने व्यूअर्स के कहने के ऊपर हम शायद देखो नेक्स्ट एपिसोड कर दें ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रस्ट और द एनपीओज एंड एनजीओ। एक तो पता लगा जी फॉर्मेशन आ गई है, दूसरा थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया वाइंडिंग अप, अगर वाइंडिंग अप होती है उसके एसेट सेल या ट्रांसफर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। दरमियान में अब हम फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, ऑडिट की बात कर रहे हैं, स्पेशल ऑडिट की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल्स रेगुलेशन, ये थोड़ा सा एस्पेक्ट जो है इंशाल्लाह इसको अगले किसी एपिसोड में जरूर उजागर करेंगे। बिफोर आई वाइंड अप दिस एपिसोड, अजीज खट्टर साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? थैंक यू वेरी मच। इसमें से जो हमने डिस्कशन की है वो अलग से हर एक टॉपिक है, जैसे अगर हम बात करें एफबीआर से 236 की, वो अलग से एक टॉपिक है, उस पर एक वीडियो हो सकती है। इसी तरह पीसीपी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आईएनजीओ है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से उसके एनओसी लेना पड़ता है। ये सारे अलग एक प्रोसीजर हैं और इन पे अलग वीडियो हो सकती है। तो अगर मजीद किसी को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं, जी आपसे बिल्कुल, रब्ता कर आपका सकते कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें मौजूद है, और जिसको भी कोई क्वेरी करनी है अजीज खट्टर साहब से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। हमारे थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमने भी इन्हीं से बात करनी है, तो ये क्योंकि हमारा अपनी कंसल्टेंसी भी है, लेकिन ज़्यादा हम, ये हमारी कोशिश होती है जिस गेस्ट को हम इन्वाइट करते हैं अगर कोई क्वेरी आती है हम उसी गेस्ट को रखते हैं। अजीज खट्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें शेयर करें। ये जो हमारा प्रोग्राम था ट्रस्ट का था, फलायामा के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन जरूर प्रिवेल कर रही है कि ट्रस्ट बनेंगे आप कैसे, ट्रस्ट रहेंगे कैसे, ट्रस्ट आप काम कैसे करें। हमने कोशिश की है थोड़ी सी उसमें, अजीज खट्टर साहब ने इसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज के साथ बताने की आज के लॉ क्या है, आज की प्रोसीजर क्या है, इससे होपफुली काफी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई अगर आपका क्वेश्चन है, प्लीज डू लेट अस। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको सबको, अजीज खट्टर साहब, इससे पहले मैं एक वाइंड अप करूं, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक चीज रह गई, वो मैं आखिर में मेंशन करूंगा। बताइए। जितने भी ट्रस्ट या किसी भी इन 4 लॉज या इससे के अलावा रजिस्टर हैं पंजाब में, तो भी पंजाब चैरिटी कमीशन की भी एक रिक्वायरमेंट है, उन्होंने पंजाब चैरिटी कमीशन से भी रजिस्टर होना है। और वो डेडलाइन एक्सटेंड होती जा रही है। अगस्त 2020 लास्ट डेडलाइन थी, अभी वो 31 मई की लास्ट डेडलाइन है। मे भी एक्सटेंड हो, मे एक्सटेंड ना हो, लेकिन ये अल्टीमेटली पंजाब में जो एनजीओस काम कर रही है सब ने पंजाब चैरिटी कमीशन से वो तो रजिस्टर वो इतना जरूरी है, तो वो तो कहते हैं कि आप चैरिटी की कॉल ही नहीं दे सकते जब तक आप चैरिटी कमीशन में आप रजिस्टर्ड पंजाब। तो ये एक एक्सपेक्ट रह गया था, तो ये नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया, बड़ा अच्छा याद रखा, बिल्कुल टाइम पे रखा। थैंक यू वेरी मच अजीज खट्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। आइंदा भी जैसे आपने कहा है कि वाकई हर एक डिटेल जो है एक डिटेल वर्किंग मांगती है इंशाल्लाह ताला। खासकर मैं समझूंगा कि जिसमें जो एससीसीपी वाला सेक्शन 42 और 43 इसकी वर्किंग के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप जरूर तैयारी कीजिएगा, एक प्रेजेंटेशन पूरी उस पर तैयार कर लीजिएगा, एक आध हफ्ते में हम उस पर काम करके एक आध वीडियो जरूर दें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अजीज खट्टर साहब एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। अल्लाह ताला आपको हम सबको आसानियां पैदा करने की, एक दूसरे को आसान रास्ते बताएं, तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह ताला आसानियां पैदा करते रहेंगे। अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।